प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। अभी तक की क्लास में हम जान चुके हैं कि एसिड्स और बेसिस कैसे क्लासिफाई होते हैं और क्या उनके टाइप्स हैं। एसिड्स और बेसिस के क्लासिफिकेशन के बाद आज हम आगे बढ़ते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी सिनेरियो में अगर कोई सब्सटेंस एसिड या बेस प्रेजेंट है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। एसिड्स या बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जिन्हें कॉमनली एक नाम दिया जाता है, कैटेगरी बनाई गई है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कलर चेंज या स्मेल के चेंजेस के बेसिस पे हमें एक तरह से आइडेंटिफाई करवाते हैं, हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो क्या हैं, सबसे पहले याद रहे इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। और ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एसिड्स और बेसिस। अब ये आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है? तो इंडिकेटर्स दो तरह से अपना काम करते हैं, आइदर बाय कलर चेंज, यानी कि इंडिकेटर्स को कलर चेंज की प्रॉपर्टी के बेसिस पे यूज़ किया जा रहा है, या दूसरा वो जो यूज़ करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल चेंज। बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि हमारी नोज़ में और ब्रेन के बीच में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स काम करते हैं, और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं यहाँ से एक सिग्नल भेजते हैं टू आइडेंटिफाई द स्मेल। हमारा ब्रेन उस स्मेल को रिपोर्ट करता है और उस स्मेल चेंज के बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, या तो वो हमें कलर चेंज से रिपोर्ट करेंगे या हमें वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मेल चेंज। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि इंडिकेटर्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, या व्हाट आर द पॉसिबल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो एसिड बेस इंडिकेटर्स दो तरीके से काम करेंगे। इसे में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक पीपीटी स्लाइड पे लेके चलता हूँ जहाँ हम एसिड्स और बेसिस के इंडिकेटर्स को क्लासीफाई करेंगे। तो हमारा जो टाइटल है वो है एसिड्स एंड बेसिस इंडिकेटर्स। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन जाएंगे कि इंडिकेटर्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी है। तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि या तो कलर चेंज के बेसिस पे होगा या फिर स्मेल चेंज के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिकेटर शोइंग द डिफरेंट कलर्स। एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर इंडिकेटर्स अपना किस तरह का कलर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ इंडिकेटर्स की एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे और जूम करने की कोशिश करता हूँ। क्लासिफिकेशन इंडिकेटर्स का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इंडिकेटर्स जो हैं शोइंग द डिफरेंट कलर आइदर इन एसिडिक और इन बेसिक मीडियम। ठीक है, इसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन की टेबल है। यहाँ आपको इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। सबसे पहले इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो ये है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नेम से सजेस्ट है ऑरेंज, यानी कि इसका नेचुरल जो कलर है वो कैसा है प्यारे बच्चों, ऑरेंज कलर है। और मिथाइल यानी कि इसमें जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है वहाँ से इसको नेम मिला है। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन में अगर हम मिथाइल ऑरेंज को ऐड करते हैं तो ये कैसा कलर शो करेगा, रेड। यानी कि कोई भी सब्सटेंस हमारे पास एसिड है, उसे हमने एक बीकर में लिया और उसे अगर हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं और हमें रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है, रेडिश कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, तो कन्फर्म है कि वहाँ क्या प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर इम्पार्ट होगा, कलर जो आएगा वो कैसा होगा, येलो होगा। तो रेड और येलो के बेसिस पे हम मिथाइल ऑरेंज से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। वहीं फिनोफ्थलीन जो है, फिनोफ्थलीन भी एक केमिकल सब्सटेंस है। अगेन एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस ही रहेगा। रहेगा से मतलब मेरा क्या है कि फिनोफ्थलीन नेचुरली जो होता है वो कलरलेस ही होता है।
और अगर हमने एसिडिक सब्सटेंस में इसको ऐड किया है तो ये कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर हम जब इसे बेस में ऐड करते हैं तो बेस में ऐड करने के बाद इसका कलर जो आएगा वो कैसा आएगा, पिंक कलर आएगा। किसी भी बेसिक सोल्यूशन में डालते ही इमीडिएटली फिनोफ्थलीन जो है वो अपना पिंक कलर इम्पार्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में। वहीं अगर हम लिटमस रहते हैं तो लिटमस में हमारे पास दोनों तरह की पॉसिबिलिटी होती है, आइदर वी आर यूजिंग रेड और ब्लू लिटमस, रेड और ब्लू लिटमस। ठीक है, लिटमस दोनों तरह से दोनों कलर में मिलता है, रेड लिटमस ब्लू लिटमस। एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड ही रहेगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर क्या होगा, ब्लू। लेकिन अगर हमने ब्लू यूज़ किया है तो एसिडिक मीडियम में उसका कलर कैसा आएगा, रेड रहेगा आ जाएगा, और बेसिक में उसका कलर कैसा रहता है, ब्लू ही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टर्मरिक, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब तक हमने जो 3 किए हैं ये तीनों केमिकल इंडिकेटर हैं, और पहली बार ये जो इंडिकेटर हमारा आया ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर। एसिड्स में अगर हम डालेंगे तो उसका जो कलर है नेचुरली येलो ही रहेगा। नेचुरल कलर जो आप देखते हैं हल्दी का, आप घर में अपनी किचन के अंदर रसोई के अंदर हल्दी को देखते हैं ना, येलो रंग पीले रंग का होता है। लेकिन जैसे बेसिक सॉल्यूशन में वो जाएगा तो उसका कलर जो है वो कैसा आ जाएगा, रेड ब्राउन, यानी कि रेडिश ब्राउन डार्क कलर एकदम से उसका मिलेगा तुम्हें। तो ये बेसिक कलर की आइडेंटिफिकेशन। अब इसी की एक प्रॉपर्टी हम जैसे हम अपने कपड़ों में भी देखते हैं ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ क्लॉथ। जैसे सफ़ेद कपड़े के ऊपर मान लिया किसी मसाले का कोई दाग हो, और उसके ऊपर अगर हम कपड़े धोने का साबुन लगाएंगे तो इमीडिएटली उसका जो कलर है, मसाले का जो पीला सा रंग है वो एकदम से चेंज हो जाएगा, किसमें, डार्क रेड ब्राउन में चेंज होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कि सोप यानी कि साबुन जो है वो क्या है, एक बेस है, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो स्पॉट था मसाले का, जो वहाँ डर्ट स्टॉप था, वो क्या हो गया, एकदम से उसका कलर चेंज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सोप सॉल्यूशन। उसके बाद रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, ये भी अगेन जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। लाल रंग की गोभी जो होती है, रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट अगर हम लें तो उसका रेड कलर ही रहेगा अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन में है। लेकिन अगर उसे बेस में ऐड किया जाएगा तो उसका कलर कैसा आएगा प्यारे बच्चों, ग्रीन आएगा। रेड से उसका कलर शिफ्ट हो जाएगा बेसिक मीडियम के अंदर ग्रीन में। फिर आता है हाइड्रेंजिया, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। एसिडिक मीडियम में इसका जो कलर है वो ब्लू ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में उसका जो कलर है वो कैसा चेंज होगा, पिंक होगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि रहेगा तो ये मतलब उसका एक नेचुरल कलर है, और जब वो अपना कलर शिफ्ट कर रहा है तो मैं वहाँ क्या बोल रहा हूँ कि कलर चेंज होगा। जैसे ब्लू एसिडिक मीडियम में उसका कलर कैसा रहेगा, हाइड्रेंजिया सॉल्यूशन का ब्लू ही रहेगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में उसका जो कलर है वो प्यारे बच्चों कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, ये जो इंडिकेटर्स आपके पास हैं ये इंडिकेटर्स किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, कलर चेंज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इंडिकेटर्स आते हैं, ये इंडिकेटर्स प्यारे बच्चों किस लेवल पे हैं, ये इंडिकेटर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओड्यूर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, यानी कि वो कैसी स्मेल दे रहे हैं। जो इन्हें एक तरह से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी नोज में प्रेजेंट ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एक स्मेल सिग्नल जनरेट करके हमारे ब्रेन को भेजता है, जहाँ से हम स्मेल को भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपने कभी कच्चा प्याज खाया होगा, तो जब वो प्याज हम काटते हैं या खाते हैं तब उसमें कैरेक्टरिस्टिक एक स्मेल आता है, तो वो वहाँ क्या है, वो इंडिकेशन है हमारे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर का, हमारे ब्रेन को वो रिपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी में हमारे पास दो एक्सट्रैक्ट आते हैं, एक आता है ओनियन एक्सट्रैक्ट और एक आता है वनीला एक्सट्रैक्ट। ओनियन एक्सट्रैक्ट जो है इसका एसिडिक सॉल्यूशन में जो स्मेल है वो वैसे का वैसा रहेगा, स्मेल में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो उसके ऑर्डर में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, उसकी स्मेल में चेंज आएगा। तो आपने जैसे कभी घर में प्याज खाए होंगे, तो प्याज खाने से पहले अगर मान लिया प्याज की बहुत ज़्यादा तेज़ गंध आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल आती है, तो हम क्या करते हैं, घर में प्याज को नमक और नींबू के सॉल्यूशन में डिप करके रख देते हैं। या रेस्टोरेंट्स में कभी आप गए होंगे तो रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि आपने सिरके वाले प्याज खाए होंगे। तो प्याज को पहले क्या किया जाता है, पर्टिकुलरली एक बेसिक मीडियम के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे उसका जो करेक्टरिस्टिक स्मेल करेक्टर है वो वहाँ से निकल जाएगा, ओड्यूर उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और फिर उसे करेक्टरिस्टिक कलर के लिए या सिट्रिक एसिड के अंदर डाल के रख देते हैं, जिससे एक अच्छी स्मेल एज़ कम्पेयर टू जो नेचुरली जो ओनियन की स्मेल होती है उसके कंपैरिजन में आपको एक थोड़ा सा अच्छा स्मेल मिलेगा। दूसरी तरफ वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है, वनीला एक्सट्रैक्ट भी एसिडिक मीडियम के अंदर अपने सेम ओड्यूर में रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में आते ही उसके ओड्यूर में भी क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है,
तो ये जो हमारे पास दो एक्सट्रैक्ट आते हैं, ओनियन और वनीला, ये प्यारे बच्चों किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ये हमें स्मेल चेंजेस के बेसिस पे बताते हैं कि वहाँ एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। यानी कि ओनियन की स्मेल अगर नहीं आ रही है, आपने किसी केमिकल सब्सटेंस, जैसे केमिकल सब्सटेंस लिया, इसमें आप ओनियन एक्सट्रैक्ट डाल दें और ओनियन की स्मेल उसमें से नहीं आ रही है, तो आप कंफर्म हो जाइए कि वो जो सोल्यूशन आपको दिया गया है वो कैसा है? बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है। इसी तरह से वनीला के केस में भी है कि आपने अगर ओनियन लिया, जैसे एक्सट्रैक्ट लिया था, अब इसी तरह से हम किसी सोल्यूशन, जो भी गिवन सोल्यूशन, उसके अंदर अगर हम वनीला एक्सट्रैक्ट डालते हैं और वनीला एक्सट्रैक्ट डालने के बाद वनीला की जो स्मेल है वो वहाँ से गायब हो जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक है। लेकिन अगर स्मेल में किसी तरह का चेंज नहीं है, दोनों के लिए, ओनियन एक्सट्रैक्ट के लिए भी या वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल एज इट इज़ अभी भी है, वो गंध अभी भी बरकरार है उनकी, तो फिर क्या रहेगा? वो मीडियम जो है वो कैसा है? एसिडिक है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी के अंदर आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है जो है लिटमस सॉल्यूशन पे बेस्ड। तो लिटमस सॉल्यूशन को आपने पढ़ा होगा कि लिटमस जो है एक पर्पल डाई है जिसे लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है, और इंडस्ट्रियली या केमिकली जब हम लिटमस को लैब कंडीशंस में लेके आते हैं, लिटमस सॉल्यूशन को जब आप लैब कंडीशंस में या फिर आप इंडस्ट्रियली जब इसे यूज़ कर रहे हैं, तो लिटमस सॉल्यूशन जो है वो दो तरह का होगा, रेड और ब्लू। ठीक है। और ये सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाले इंडिकेटर्स है, यानी कि आपकी स्कूल लैब में, आपकी आने वाली जो कॉलेज क्लासेस होंगी उनके अंदर ये बड़ा कॉमनली आपको मिलेगा। मार्केट में भी आप जाएंगे या ऑनलाइन शॉपिंग भी अगर आप करते हैं, तो जो इंडिकेटर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है वो क्या है? लिटमस इंडिकेटर ही होता है, लिटमस सॉल्यूशन ही होता है। डिपेंड करता है कि रेड कलर में है या ब्लू कलर में है। ठीक है। लेकिन अगर आपको रेड कलर ही मिल रहा है तो उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है। ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेसिस पे चार्ट डेवलप होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर सिर्फ आपको एक रेड कलर का ही सोल्यूशन मिल रहा है तो आप ये भी कंफर्म करिए पहले कि वो लिटमस सॉल्यूशन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते वक्त क्या किया जाता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स के एक मिक्सचर को ऑब्टेन किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द सेवरल इंडिकेटर्स। अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स जो भी हमने पढ़े हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, ठीक है, लिटमस है, या नेचुरल में अगर हम बात करें तो क्या है? टर्मरिक पाउडर है। ठीक है। इन ऐसे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया जाता है जिसमें यानी कि सभी तरह के इंडिकेटर्स प्रेजेंट है। ठीक है। इसमें क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंज का एक ही टेबल रहा होता है। फिर तो अभी मैं जो आपके सामने एक कलर चार्ट लेके आ रहा हूँ, ये जो कलर चार्ट है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेसिस पे मिलता है हमें। ठीक है। यहाँ अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा रेंज है पीएच चार्ट के बेसिस पे जो 7 में आता है। ठीक है। पीएच चार्ट की हमारी एक क्लास रहेगी एक्स्ट्रा। तो ये जो चार्ट की डेवलपमेंट हुई है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बेसिस पे होता है। यानी कि कोई भी गिवन सब्सटेंस, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है या बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है, उसी के बेसिस पे जो है ये कलर चार्ट डेवलप होता है। और जो भी सब्सटेंस है उस कलर चार्ट के साथ ला के हम कंपेयर करके ये देखते हैं कि आइदर जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या एक वीक बेस है। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम अभी लेते हैं। जैसे ये है, यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स हैं और ये एग्जांपल्स अलग अलग, जैसे ये एग्जांपल्स लिए गए हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तामरेंट से लेके और ब्लीच तक के यहाँ एक कलर चार्ट की डेवलपमेंट है। ठीक है। ये चार्ट तभी डेवलप हुआ जब यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया गया है गिवन सॉल्यूशन के अंदर, जिसे हम आइडेंटिफाई करना चाहते थे, लाइक ए एसिड और बेस। ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे वाटर है तो वाटर बिल्कुल इनके बीच में आता है। ठीक है।
न्यूट्रल पीएच के आसपास आता है, और उसके बाद जो सोप है वो हमारा क्या आता है, एक एल्कली मीडियम की तरफ जाता है, बेस की तरफ जाता है। और यहीं से बेसिस को एक और आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि बेसिस को अगर हम टच करेंगे तो कैसा आएगा, सोपी टच आता है, सोप जैसा चिकना चिकना टच आएगा। जबकि अगर हम एसिड्स को लेते हैं तो एसिड्स की वजह से हमारी स्किन जो है वो क्या हो जाएगी, कोरोजिव हो जाएगी, रफनेस आएगी। ठीक है, तो ये एक अगेन एक पीएच चार्ट के डेवलपमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमने लिया। यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि नेचुरल जो सोर्सेज हमारे पास हैं उनमें किस तरह का एसिड प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे जो है वो है रेड आंट्स का। रेड आंट्स जब बाइट करते हैं ह्यूमन स्किन को बाइट करते हैं, तो जब वो बाइट करता है तो हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट करता है किसको, फॉर्मिक एसिड को, जिसकी वजह से हमें इचिंग आती है। ठीक है, इसी तरह से टी है, तो टी के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो होता है टैनिक एसिड। ठीक है, ये एसिड तब मिलता है जब हम टी लीव्स को क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, तो करेक्टरिस्टिक उसमें वैसा फ्लेवर आता है। और उसी के बाद जो है हमारी जो टी हम जो घर में इंटेक भी कर रहे हैं तो उसके अंदर ये टैनिक एसिड की प्रेजेंस होती है। फिर आता है नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूसेस, जो हमारे स्टमक के अंदर इंड्यूस करता है, हमारी पेप्टिक सेल्स बनाती हैं स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ आता है। तो ये अभी तक जो हम एग्जांपल कर रहे हैं ये नेचुरल एग्जांपल हैं जो एसिड्स के हमारी बॉडी के साथ एसोसिएटेड हैं या हमारे लिविंग वर्ल्ड में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उसमें आता है टमाटो या स्पिनाक, जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। अब ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं बेटा जो आपको याद रखने हैं। इनके केमिकल फार्मूलाज की अभी आपको 10th लेवल तक में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपको सोर्स ऑफ एंजाइम पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्जेलिक एसिड आपको कहाँ मिलता है तो आपको एग्जाम्पल जो है वो याद रखना होगा कि टमाटो और स्पिनाक जो है वो एग्जाम्पल है किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। इसी तरह से कर्ड, दही जो हम लेते हैं तो वो एक नेचुरल सोर्स है किसका, लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स में ही आपको मिलेगा। ठीक है, लैक्टोज शुगर के ऑक्सीडेशन के बाद एक एसिड बनता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, लैक्टिक एसिड। तो मिल्क या मिल्क से बनी हुई जो फर्मेंटेड या एसिडिफाइड चीज़ें जो होती हैं उनमें आपको हमेशा लैक्टिक एसिड मिलेगा। फिर आता है विनेगर, सिरका जिसे हम यूजुअली बोलते हैं, जैसे अचार में या फिर दूसरे हमारे जो खाने की चीज़ें होती हैं जिनमें सिरका डलता है, तो सिरके का जो एसिड है वो कैसा है, किसने क्या नाम है उसका है एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर आता है तामरिंड यानी कि इमली, या फिर जो हम खट्टे अंगूर जैसे लेते हैं, ग्रेप्स लेते हैं, तो उनके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द टार्टरिक एसिड। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए टार्टरिक एसिड का सोर्स क्या है तो आप क्या बताएंगे, तामरिंड या ग्रेप्स। नेक्स्ट आता है एप्पल। एप्पल के अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर है उसका वो मैलिक एसिड। सिमिलरली ऑरेंज और लेमन ये नेचुरल सोर्स हैं किसके, साइट्रिक एसिड के। ठीक है, और साइट्रिक एसिड का जो केमिकल नेम है वो क्या है, विटामिन सी है। और विटामिन सी को हम जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसका केमिकल नेम यहाँ क्या आएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड ये सोर्सेज हैं हमारे, ये एसिड्स हैं किन सोर्सेज से हमें मिल रहा है, ऑरेंज या लेमन से। और इन्हें विटामिन सी भी कहा जाता है, किसे, एस्कॉर्बिक एसिड को। इसी तरह से ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे और भी हैं। रेंसिड बटर है, खट्टा बटर जो आता है, ब्यूटारिक एसिड। ऑलिव ऑयल से ऑयलिक एसिड है। फैट का सोर्स जो है वो स्टेरिक एसिड है। और यूरिन जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है यूरिक एसिड। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कुछ कॉमनली नोन एसिड्स के हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो आता है बेसिस का। ये कुछ बेसिस हैं जिन्हें क्लासीफाई किया गया है एज ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो आपको मिलेंगे वो मेटल्स से मिलते हैं। तो यहाँ फार्मूला में देख पा रहे होंगे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये मेटल्स हैं। और ये मेटल्स क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस के। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई नॉन मेटल आता है जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो ये क्या बना रहे हैं, वीक बेसिस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था एसिड्स एंड बेसिस का। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो हैं वो हम गैदर करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रिवाइज करते हैं। एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस को हमने क्लासिफाई किया था उनके डिसोसिएशन के बेसिस पे। अगर आपको ध्यान होगा
स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सिमिलरली वीक एसिड्स। इसी तरह से बेसिस को भी हमने क्लासिफाई किया था उनकी डिसोसिएशन के बेसिस पे, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। डिसोसिएशन भी मैं आपको बता देता हूँ। एसिड्स क्या डोनेट करते हैं? एसिड्स डोनेट करते हैं हाइड्रोजन आयन को, बेसिस डोनेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को, या वो एक्सेप्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में, क्या एक्सेप्ट करते हैं? हाइड्रोजन आयन को। ये आपको अलग से याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक कॉमन स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं, वो आता है कि एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या है। व्हाट इज कॉमन इन एसिड्स और बेसिस? और एसिड्स और बेसिस में कॉमन है उनके द्वारा रिलीज किए गए, उनके द्वारा छोड़े गए आयंस, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि एसिड्स हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, तो ये एसिड्स का एक कॉमन कैरेक्टर है। सभी एसिड्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं, और ये उनका एक कॉमन कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो एसिड्स में कॉमन है उनका हाइड्रोजन आयन, बेस में कॉमन होता है उनका हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये उनका एक कॉमन कैरेक्टर है। तो अगर एसिड को, अगर हम इस बात को थोड़ा सा और डीप में समझें, अगर मैं कोई एसिड लूँ, कोई एसिडिक फार्मूला लिया जाए और वो एसिडिक फार्मूला हम लिखें, तो उस एसिड में एक बार तो श्योर है कि हाइड्रोजन आयन तो सभी में क्या मिलेगा? कॉमन मिलेगा। साथ में उसका एक नेगेटिव आयन भी होगा जो उनको क्या करता है? अलग बनाता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? उसको अलग बनाता है। सिमिलरली बेस का फॉर्मूला भी जब हम लिखेंगे, तो बेस में भी हमने किया कि क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब जो चीज़ अलग है, जो स्पीसीज उसमें अलग है, वो क्या है? एक पॉजिटिव आयन है जो वहाँ क्या है? अलग प्रेजेंट है। तो ये जो आयन्स हैं, ये एसिड्स और बेसिस में क्या रहते हैं प्यारे बच्चों? कॉमन रहते हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं एसिड्स और बेसिस के लिए उनका पीएच लेवल, और कैन से पीएच चार्ट। 1906 में एक साइंटिस्ट हुए थे, एक वर्कर हुए थे, सोरेनसन। उन्होंने, जैसे अभी हमने अभी देखा था प्रीवियस कुछ स्लाइड्स के अंदर, कि हमने एक चार्ट की डेवलपमेंट की है कलर्स के लिए। तो सोरेनसन ने क्या किया? एक इंडेक्स बनाया, और उस इंडेक्स के बेसिस पे एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना आसान हुआ। उसी चार्ट को किस नाम से जाना गया? पीएच के नाम से। पीएच वर्ड जो है वो 2 अल्फ़ाबेट से बना है। हेयर पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं एक इंग्लिश टर्म में इसे इंक्लूड करूं तो पावर को, और एच जो है वो लिया गया है हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन आयन के लिए लिया गया है। अगर पीएच की पूरी टर्म को लिया जाए तो पीएच की पूरी टर्म का मतलब है पावर, और सीधा सीधा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के पास कितने सारे हाइड्रोजन आयंस हैं जिन्हें वो डिसोशिएट कर सकता है या वो डिसोशिएट कर रहा है, उसी के बेसिस पे पीएच चार्ट की डेवलपमेंट होती है। नंबर के बेसिस पे अगर हम आगे बढ़ें तो पीएच चार्ट जो है वो रेंज करता है 0 से 7 और 7 से 14, ये 2 लेवल उसके अंदर हैं। 0 से 7 के बीच में जो सब्सटेंस हैं उन्हें सोरेनसन ने क्या कहा? एसिड्स कहा। और 7 to 14 के बीच में जो सब्सटेंसेस आते हैं उन्हें बेसिस कहा। और मत भूलिए ये हाइड्रोजन आयन के नंबर के बेसिस पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एसिड्स क्योंकि हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, एसिड्स जो हैं हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं, तो उनका हाइड्रोजन आयन का नंबर क्या है? ज़्यादा है। अब हम एक बात यहाँ याद रख सकते हैं,
हाइड्रोजन आयन का नंबर जितना ज़्यादा होगा इक्वल टू एसिड का जो पीएच है वो उतना ही क्या होगा प्यारे बच्चों, कम होगा, या पीएच जो है वो क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कैसे कि पीएच जो है वो क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, बेसिस के केस में क्या होगा, अब क्योंकि बेस क्या डोनेट करते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयंस को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मीडियम में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। तो वो सब्सटेंस जिनके लिए हाइड्रोजन आयंस का नंबर कम है उनके लिए उनका पीएच हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये एक क्लासिफिकेशन का लेवल है। इसी में जब हम आगे बढ़ें और अगर हम पीएच चार्ट में आगे बढ़ें तो हमें 0 to 7 और 7 to 14 की रेंज मिलती है। 0 to 7 के बीच में हम कर ही चुके हैं कि क्या है, एसिड्स हैं। 7 to 14 के बीच में क्या है, बेसिस हैं। एग्जैक्ट 7 मार्क या 7 के आसपास जो केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं दीज आर न्यूट्रल। अब एसिड्स और बेसिस में भी हमारे पास दो लेवल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस। 0 to 7 के बीच में हमारे पास एक मार्क, एक नंबर आता है 3। 3 से पहले हमारे पास जो एसिड्स आएंगे वो हमारे पास कैसे हैं, वो हैं वीक एसिड्स। क्या है प्यारे बच्चों, वीक एसिड्स हैं। और 3 to 0 के बीच में हमारे पास जो एसिड्स आएंगे पीएच चार्ट में जिनकी डेवलपमेंट होगी, या कह सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद जिनका कलर कैसा आता है, डार्क रेड आता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए जो कलर है वो कैसा आएगा प्यारे बच्चों, रेड आएगा। ठीक है, मैं कलर कोडिंग कर देता हूं यहाँ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए कैसा कलर आएगा प्यारे बच्चों, रेड कलर आएगा। जबकि वीक एसिड्स के लिए जो कलर आएगा वो प्यारे बच्चों कैसा आएगा, येलो आएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल रहे हैं तो। ठीक है, तो जिनका रेड कलर आया है डार्क रेड से लाइट रेड तक, वो किस रेंज में आ जाते हैं, किस रेंज में आएंगे प्यारे बच्चों, 0 to 3 के बीच में। अब रेड कलर भी तो रेड एक जैसा नहीं है ना, डार्क रेड से होते हुए लाइट रेड तक आया तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। डार्क येलो से लाइट येलो तक आया है तो क्या है, वीक एसिड्स होंगे। एग्जैक्टली अगर हमें 7 pH मिलता है तो 7 pH जो है न्यूट्रल स्टेट में आएगा, और ये न्यूट्रल स्टेट जो हमें मिलेगा ये किस कलर का होगा प्यारे बच्चों, ग्रीन कलर में आएगा। किस में आएगा, ग्रीन कलर में आएगा। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं बेसिस की तरफ, और ये याद रहे जो पीएच चार्ट के डेवलपमेंट है वो किस इंडिकेटर के बेस पे की गई है प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेस पे की गई है। इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हमने किया था, जैसे कि हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, ठीक है, फिनोफ्थिलीन है, लेकिन वो एक करेक्टरिस्टिक कलर दे रहे हैं। अगर बेस है तो चाहे वो वीक बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, कलर कैसा आएगा, फिनोफ्थिलीन के केस में पिंक ही आएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के केस में कैसा आएगा, ब्लू ही आएगा। लिटमस के केस में भी कैसा आएगा, ब्लू ही आएगा। टर्मरिक है तो कैसा आएगा, रेड ब्राउन ही आएगा। वहाँ तो एक ही कलर मिल रहा है बेस के लिए, लेकिन हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि बेस जो हैं वो भी दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड्स या वीक एसिड्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया सोरेनसन ने, अलग अलग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस के अंदर उन्होंने डाला और देखा कि जैसे कुछ एसिडिक सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके लिए डार्क रेड कलर है, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए लाइट रेड कलर है। तो डार्क रेड टू लाइट रेड उन्होंने जब चार्ट की डेवलपमेंट की और फिर एक नंबर दिया। ये नंबर जो रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन आयन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एसिड्स की तरफ बढ़ेंगे या पीएच रेंज 0 की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन का जो नंबर है वो क्या करता है प्यारे बच्चों, इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इसी तरह से बेस में बढ़ते हैं तो 7 to 14 के बीच में एक नंबर आता है 10। क्या आता है प्यारे बच्चों, 10। 7 से लेके 10 तक की रेंज के बीच में जो केमिकल सब्सटेंसेस बेस में आएंगे उन्हें क्या
किस तरह से करेक्टराइज किया जाएगा? एज ए वीक बेस या वीक बेसिस। और 10 to 14 की रेंज के बीच में जो बेसिस आएंगे उन्हें क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग बेसिस। इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वीक बेसिस को हम किस नाम से जानते हैं? एल्कलाइन के नाम से जानते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम किस नाम से जानते हैं? एल्कली के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एल्कलाइन और एल्कली ये दो नाम दिए गए। यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए एल्कली तो आपको समझ जाना कि किसकी बात चल रही है? स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर आपको बोल दिया जाए एल्कलाइन तो आपको समझ जाना कि इसकी बात चल रही है वीक बेसिस की। ठीक है। अब बात आती है कलर कैसा डेवलप होगा। तो हम मत भूलिए हम किस कलर तक पहुंच चुके हैं? ग्रीन कलर तक पहुंच चुके हैं न्यूट्रल में। ग्रीन कलर से और हम pH 10 तक जाएं यानी कि वीक बेसिस के लिए, तो इनका कलर जो आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने पे वो प्यारे बच्चों कैसा आएगा? ब्लू कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। ब्लू कलर हो सकता है आपको विजिबल ना हो पाए इतना स्क्रीन पे, तो मैंने ब्लू से सिर्फ सर्कल किया है, लिख दिया ब्लू को, क्या एब्रीवेट कर दिया कैसे? वाइट से ही। और ब्लू से आगे जब हम बढ़ेंगे 10 to 14 की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये कलर जो है कैसा होता जाएगा प्यारे बच्चों? पर्पल कलर होता जाएगा। कैसा? पर्पल कलर होता जाएगा। लाइट पर्पल से डार्क पर्पल होता जाएगा। ठीक है। कलर जो ऑलमोस्ट जो डेवलप होगा वो कुछ कैसा हो पाएगा? वो थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर आएगा। ठीक है। तो ये pH चार्ट के इस तरह से डेवलपमेंट हुई। ठीक है, जैसा मैंने आपको स्लाइड में पीछे दिखाया था। और ये किस इंडिकेटर की प्रेजेंस में हुई? यूनिवर्सल इंडिकेटर की प्रेजेंस में। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे बनाया गया। अब जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ता है किसी भी सब्सटेंस में, या वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, तो उसे हमने क्या नाम दिया? एसिड। तो इसी तरह से बेस जो होते हैं, बेसिस के लिए आप याद रखेंगे कि उसके लिए जो हाइड्रोजन आयन का नंबर है वो क्या होता जाता है प्यारे बच्चों? डिक्रीज होता जाएगा। क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो इसे सोरेनसन ने एक बड़े इजी मेथड से समझाया इस सारी बातों को। उन्होंने किस तरह से रेक्टेंगल बॉक्स की डेवलपमेंट की और 0 से 14 तक का जो उन्होंने रेंज लिया था उसी के बीच में उन्होंने एक लाइन ली। किसके लिए? 7 के लिए। याद होगा, मैं फिर से डेवलपमेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या है? एसिड्स हैं। 7 to 14 के बीच में आपके क्या है? बेसिस हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम एसिड्स की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन का नंबर क्या होता है? बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम बेस की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? बढ़ता जाता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, इस तरह से। ठीक है। ये जो लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? अब क्योंकि एसिड्स हैं तो एसिड्स के केस में हम क्या लेते हैं? इसे बॉक्स को रेड कलर में लेते हैं। धीरे धीरे बेसिस के केस में क्या होगा? रेड कलर डिक्रीज होता जाएगा। और है ना प्यारे बच्चों, ये देखो। ठीक है। इस तरह से रेड कलर क्या हो जाएगा? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते आते रेड कलर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम लेते हैं बेसिस के लिए, तो बेसिस के लिए जो है 0 से ब्लू कलर बढ़ेगा। जैसे जैसे उनकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो देखिए ब्लू कलर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है। बढ़ते हुए ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है, चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? कि बेस की पावर बढ़ रही है। और वापस अगर हम पीछे चलेंगे 7 to 0 की तरफ जाएंगे तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ब्लू कलर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पे इस तरह से चार्ट की डेवलपमेंट होती है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद हम प्रैक्टिकली अपनी आंखों के सामने बड़ा आसानी से देख सकते हैं कि क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा? कलर में चेंज आएगा। और जैसा कलर में चेंज आएगा उसी के बिहाफ पे, उसी को देख के हम क्लासीफाई कर पाएंगे कि हमारे पास जो एसिड है क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या वो वीक है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? एल्कली। और वीक बेसिस हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? एल्कलाइन।
और 7 पे जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये कलर चार्ट के बेसिस पे ही इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स डाल के फिजिकली अपनी आंखों के सामने ऐसा आप देख पाएंगे जब आपकी लैब क्लासेस होती है। तो ये था पीएच चार्ट, और ये थे कुछ एग्जांपल्स जो हमने एसिड्स और उनके लिए। कुछ एग्जांपल्स अभी हम यहाँ लिखेंगे कि एल्कली और एल्कलाइन और इसी तरह से स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक बार कलर कोडिंग लिख देता हूँ। याद रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए कैसा कलर आएगा प्यारे बच्चों, रेड कलर आएगा। वीक एसिड्स के लिए प्यारे बच्चों कैसा कलर आएगा, बिल्कुल शाबाश, येलो। न्यूट्रल के लिए कैसा कलर आएगा, ग्रीन। एल्कलाइन के लिए कैसा कलर आएगा प्यारे बच्चों, ब्लू। और एल्कली के लिए कैसा कलर आएगा प्यारे बच्चों, पर्पल। ये उस सॉल्यूशन का कलर होगा जिसमें हम ऐड करेंगे क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको बाजार में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर का इटसेल्फ अपने आप में जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो रेडिश ग्रीन होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, रेडिश ग्रीन। मैं रेडिश ग्रीन इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे तो एग्जैक्टली यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर जो होता है वो रेड ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ डाइल्यूटेड भी फॉर्म में बनाए जाते हैं। कुछ डाइल्यूटेड फॉर्म में जब यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है तो उसका जो कलर है वो आपको हल्का सा रेडिश ग्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर रेडिश ग्रीन है ना यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर, तो समझ जाना वो थोड़ा सा डाइल्यूट है। लेकिन अगर बिल्कुल डार्क रेड मिले प्यारे बच्चों, तो समझ जाना कि वो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, और वो दूध का दूध पानी का पानी जैसे बोलते हैं ना, तो एसिड का एसिड और बेस का बेस एकदम से कर देगा। ठीक है, और ये कलर जो है डेवलप होंगे। ठीक है, तो आपने एक बीकर लिया, कोई भी सब्सटेंस लिया, चाहे वाटर का सैंपल क्यों ना हो। अब हो सकता है किसी सोर्स से आपने पानी लिया हो और उस पानी के अंदर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, और डालने पे एकदम से कलर रेड आता है, तो समझ जाना कि वो वाटर टेस्ट में अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका केमिकल नेचर कैसा है, एसिडिक है। और इसी तरह से अगर आप मान लिया उसमें क्या डालें, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालें, वाटर किसी अलग सोर्स से आया हो और वहाँ कलर ग्रीन या ब्लू मिले, तो आप समझ जाना कि कलर क्या है, उस वाटर का जो केमिकल नेचर है वो कैसा है, न्यूट्रल है या वो थोड़ा सा एल्कलाइन साइड में है। ऐसा ही आप और दूसरी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, चाय के लिए भी कर सकते हैं, मिल्क में भी डाल के देख सकते हैं। इसी तरह से आप डाल के देख सकते हैं शिकंजी में भी, बाज़ार में मिलने वाले अलग अलग तरह के कोल्ड ड्रिंक्स में भी। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के हम उनके पीएच को आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी में हमारे पास एक पार्ट और आया था जब हमने एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई किया था। एक चीज़ हम यहाँ थोड़ा सा और ऐड करेंगे, वो आता है इनका फिजिकल टेस्ट। अगर मान लिया आपके पास कोई एसिड या बेस है, उसको अगर आप इंडिकेटर, आपके पास हर वक्त तो नहीं हो सकता, अभी जब आप क्लास देख रहे हो तो आपके पास इंडिकेटर थोड़ी ना है, नहीं है ना, तो आप कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक बड़ा आसान सा मेथड है, अगर आपके पास कोई बेस है तो बेस का जो टच आएगा वो कैसा आएगा, सोपी टच आएगा। कैसा आएगा प्यारे बच्चों, सोपी टच आएगा। कैसा, ये साबुन की तरह क्या होंगे, चिकने होंगे। ये साबुन की तरह चिकने होंगे, हाथ में लेने पे हाथ क्या हो जाएगा आपका, चिकना चिकना हो जाएगा, जैसे आप साबुन लेते हैं। ठीक है, आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हाथों को रब करते हुए आपको खुरदरापन महसूस होता है, ठीक है, रफनेस महसूस होती है, तो वो फिर किसकी वजह से है, एसिड्स की वजह से है। और एसिड्स हमारी स्किन के लिए कैसे होते हैं, कोरोजिव होते हैं। कोरोजिव फॉर या कोरोजिव टू स्किन। हमारी स्किन के लिए कैसे होते हैं, वो कोरोजिव हैं। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। फिजिकल टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं, इनकी जो स्मेल है हाईली पंजेंट होती है। कैसी होती है, हाईली पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी गंदी स्मेल आती है।
बहुत गंदी, यानी कि उनको ओपन करोगे तो बड़ी गंदी स्मेल आएगी। आसानी से देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सोर्स आप सभी के और हम सभी के घर में होता है, क्या? बैटरीज। इन्वर्टर के पास जो बैटरीज रखी गई हैं, ठीक है, उन बैटरीज के पास जाके थोड़ा सा स्मेल लेने की कोशिश करना, ठीक है, तो वहाँ बड़ी तेज़ गंध आएगी। वो किस वजह से? ड्यू टू एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो बैटरीज के अंदर यूज़ किया जाता है, क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आती है, स्ट्रॉन्ग और वीक की रेंज में भी लेमन के अंदर भी एक जैसे स्मेल आती है। नींबू में आती है ना, पास जाने के बाद पता लगेगा, या नींबू के मौसमी के बाग में जाओगे तो वहाँ आएगी, अमरूद के बाग में जाओगे तो उनके अंदर भी ऑयलिक एसिड्स और ये प्रेजेंट हैं, तो वहाँ आपको वो जो करेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही है वो किसकी आ रही है? एसिड्स की आ रही है, ठीक है। बेसिस के केस में आपको स्मेल नहीं आएगी, तो वहाँ आप क्या कर सकते हो? पर्टिकुलर किसी इंडिकेटर को डाल के ही आप क्या कर सकते हो? उसकी स्मेल को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, पहला हमने ओनियन एक्सट्रैक्ट या वनीला एक्सट्रैक्ट को डाला था। ओनियन एक्सट्रैक्ट डालने के बाद बेस सॉल्यूशन के अंदर जो ओनियन है, प्याज है, प्याज के रस की स्मेल चली गई। बेस में डालने से प्याज के रस की भी स्मेल चली गई, तो इसका मतलब है कि वहाँ बेस प्रेजेंट है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, बेस में कोई स्मेल नहीं आती, प्याज का रस उसमें डाल दिया, उसकी भी गंध चली गई। वनीला को डाल दिया तो वनीला की भी जो स्मेल थी, जो गंध थी, वो उसमें से चली गई। तो फिर हमें पता लगता है कि क्या है? बेस प्रेजेंट है। तो ये बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं जब हम एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा काम था, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं जहां हम ये जानेंगे कि वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये टेबल में लेता हूँ और इस स्लाइड पे हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल जो लिए जाते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गर में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या HCl एसिड है। इसके बाद वीक एसिड्स के अगर एग्जांपल लिए जाएं तो वीक एसिड्स के एग्जांपल में आता है एसिटिक एसिड। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो CH3COOH, ठीक है। दूसरे एग्जांपल लिए जाएं तो जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, COOH होल ट्वाइस, ठीक है। न्यूट्रल का एग्जांपल अगर हम लें तो न्यूट्रल के एग्जांपल में हमारा वाटर आता है, लेकिन हर पानी न्यूट्रल नहीं होगा, ये याद रहे। डिपेंड करता है आपने किस सोर्स से लिया है। तो एग्जैक्टली अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या लेते हैं? डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, जो लैब कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। वही क्या होता है? pH 7 न्यूट्रल पे होता है, ये याद रहे। सिर्फ और सिर्फ क्या? डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। समझ गए प्यारे बच्चों? वही होगा, नहीं और नहीं। हर सैंपल, हर वाटर सैंपल को हम न्यूट्रल नहीं बोल सकते, ये बात ध्यान रहे, क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर मिलने वाले जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं सब अलग अलग तरह से, अलग अलग मीडियम या अलग अलग तरह की टोपोग्राफी या अलग अलग तरह की जियोलॉजी कंडीशन में बहता हुआ पानी आ रहा है, ठीक है। किसी के घर में तो पहाड़ों से भी पानी पास में से होकर गुजर रहा है, नदियों से गुजर रहा है, किसी के खेत में भी पानी के अच्छे सोर्स हैं, नहरों से भी पानी हमें मिल रहा है, और किसी के घर में शायद वाटर सप्लाई से भी पानी आ रहा है। और जहाँ वाटर सप्लाई से पानी नहीं आ पाता तो वहाँ बहुत से ऐसे हमारी सोसाइटीज़ में या हमारे अर्थ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग बोतल में बंद पीने जो पानी है उसको भी पीने के लिए मजबूर हैं। तो ये याद रहे, वाटर में डिस्टिल्ड वाटर का जो pH है वो 7 होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं, बेसिस आते हैं, ठीक है। बेसिस में सबसे पहले 7 to 10 के बीच में हमारे पास क्या आते हैं? वीक बेसिस आते हैं। और वीक बेस के एग्जांपल अगर हम लें तो इसमें आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीक बेसिस के। इतने वीक हैं कि हम आसानी से इनको खा भी सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो मैंने बताया था आपको, जिनका दूसरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल शाबाश, क्या नाम होता है? एल्कली। तो उनके एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो उसमें आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या बहुत सारे लोग चूना खाते हैं या पान खाते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्यारे बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं
एसिड्स एंड बेसिस के। और यहाँ से अब तक हम जो है वो हमारी 3 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला सेशन जो हमारा था वो क्या था, एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो बेसिस का आइडेंटिफिकेशन। इसी आइडेंटिफिकेशन के साथ हमने क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन को और अच्छे तरीके से आज हमने समझा बाय द यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारा काम था। हमने आज पीएच चार्ट को भी किया, और पीएच चार्ट कैसे बनता है ये भी हमने जान लिया। इसके बाद हम जब अब आगे बढ़ेंगे तो हम अब जानेंगे कि एसिड्स और बेसिस का केमिकल नेचर एक दूसरे के लिए कैसा है। यानी कि एसिड्स और बेसिस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, या एसिड या बेस अपने अलावा किसी दूसरे अलग केमिकल रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उनका केमिकल नेचर कैसा है। नेक्स्ट सेशन, अगली जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी एसिड्स और बेसिस की केमिकल नेचर पे। इसके बाद उससे अगला सेशन हमारा सॉल्ट्स का होगा। तो ये 2 टॉपिक जो हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लासेज में आगे रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी डाउट्स आप हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं।